नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपकी फोर्थ यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो आपकी चल रही है। आइए इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज हम इसे करके और ये यूनिट कंप्लीट करते हैं और साथ में बुक भी। तो हेडिंग डालो स्टोक्स लॉ। ठीक है जी, हेडिंग क्या है? स्टोक्स लॉ है ना। तो स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो स्टोक्स लॉ में दो मीडियम है। ठीक है जी, एक ऊपर मीडियम है, मान लो ऊपर जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम। हिंदी में क्या कहते हैं, या पहले मैं इसका स्टेटमेंट बता दूं आपको, है ना, फिर प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट यानी कथन। देखो स्टोक्स लॉ कहता है कि जब कोई लाइट रे है ना डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी फेज में चेंज हो जाता है 180 डिग्री का, या ये कह दो फेज कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा when ठीक है, when any wave is reflected। ठीक है जी, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ से, तो फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है जी, डेंसर मीडियम से। तो देन फेज, कोमा का मीन्स देन होता है, तो देन फेज बिकम्स, या बल्कि फेज चेंजेस, फेज चेंज हो जाती है कितनी, तो थ्रू 180 डिग्री। ठीक है जी, फेज कितनी कितनी चेंज हो जाती है, 180 डिग्री, यानी कि फेज कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है जी, रिवर्स। तो रिवर्सिस कह दो, रिवर्सिस यानी पलट जाती है, या आप ये कह सकते हो फेज चेंज हो जाती है कितनी, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो व्हेन एनी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख सकते हो, लाइट वेव लिख सकते हो, इज रिफ्लेक्टेड है ना, कहाँ से, डेंसर मीडियम से, तो उसके फेज में कितना चेंज हो जाता है, 180 डिग्री का चेंज हो जाता है, यानी फेज पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है जी, हिंदी में क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश तरंग है ना सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसकी कला में 180 डिग्री का परिवर्तन आता है, या उसकी कला पलट जाती है। ठीक है जी, 180 डिग्री होने का मतलब पलट जाना, ऐसे था 180 डिग्री एंगल होगा तो उस साइड हो जाएगा, पलट तो गई। तो ये इसका स्टेटमेंट है। आइए इसका प्रूफ करते हैं। हेडिंग डालो प्रूफ। आसान सी है थ्योरम, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बस इसके डायग्राम में है सब कुछ, है ना। तो डायग्राम आप विशेष रूप से समझें। तो मैंने कहा ऊपर रेयर मीडियम है, मान लो एयर है, नीचे डेंसर मीडियम है, मान लो कौन सी है वो डेंसर मीडियम, क्या है, मान लो वाटर ही है। ठीक है, एक लाइट रे आती है, इंसिडेंट होगी, है ना, और ये इस तरीके का सरफेस है जहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन हो और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है जी, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या हो जाएगी, अपवर्तित भी होगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके। अब स्टोक्स ने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, मान लो इस मिरर का नाम है M1, और यहाँ पे भी एक मिरर रख दिया, मान लो इस मिरर का नाम है M2।
ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट वेव आ रही है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड किसका, उस लाइट वेव का जो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, मान लो मैंने कितना मान लिया, ए मान लिया, ठीक है जी, कितना मान लिया, ए, और स्मॉल आर और स्मॉल टी, ये है कोफिशिएंट दोनों, ठीक है जी, दोनों कोफिशिएंट हैं ये। कोफिशिएंट यानी एक तरीके से नियतांक या गुणांक कहते हैं हिंदी में। कोफिशिएंट ऑफ, ये रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट है, यानी परावर्तन गुणांक कहेंगे, और इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी का मतलब ट्रांसमिशन। मैंने कहा था ना ट्रांसमिशन का मतलब आर पार निकल जाना, तो रिफ्लेक्शन टकरा के वापस चला जाना, ट्रांसमिशन वही है जो रिफ्रैक्शन है, जिसे आप अपवर्तन कहते हैं, वही आपका ट्रांसमिशन है यानी पारगमन है, ठीक है जी। तो आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और कब, जब लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से किस में जा रही हो, डेंसर मीडियम में जा रही हो, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट रे, तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आर है ना, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, टी है। ये बात समझ में आई। और यदि अपोजिट हो जाए, ठीक है जी, यदि लाइट रे डेंसर से कहाँ जाए, रेयरर में, तो ये सिंबल बदल जाएंगे, आर डैश हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा टी डैश, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ये कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है जी। कब, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहा जाए, रेयरर में, ठीक है। बात समझ आई। ये सब बातें है ना आपको लैंग्वेज के रूप में देखी मिलेंगी, और कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया इनके नाम। एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, इंसिडेंट वेव आपतित किरण, डेंसर सघन, रेयरर विरल, तो लैंग्वेज आप बना सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो विशेष बात जो है वो डायग्राम है। अब देखो जब ये लाइट रे जा रही है तो रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, और मान लो जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपने कितना माना, ए, तो ए एम्पलीट्यूड के साथ ये रे चली। अब ये बताओ ए का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, कितना भाग, तो ए का आर पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। कब, जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो जब रेयरर से डेंसर में जा रही थी तब रिफ्लेक्शन जो हुआ है ना, तो ए का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ए आर, समझ गए। मान लो ए का 2 गुना, वो ए का मान लो 1/3 गुना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 1/3 से 1/3 से मल्टीप्लाई तो करोगे। और मैंने माना जनरली कि ए का आर पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड पोर्शन ए आर, ठीक है। तो ए का आर पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, और ए का टी पार्ट, देखो ए का टी पार्ट ट्रांसमिट हो गया, यानी आर पार निकल गया, समझ गए। ए का आर पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ए आर, ए का आर पार्ट क्या होगा, ए आर, और ए का टी पार्ट रिफ्लेक्ट हो, वो ट्रांसमिट हो गया, यानी ए टी, ठीक है। ऐसे समझो जैसे 4 है 4, तो 4 का आधा भाग, ठीक है जी, 4 का आधा भाग रिफ्लेक्ट हो गया और आधा ट्रांसमिट हो गया, क्लियर है। तो 4 का आधा भाग कैसे होगा, ऐसे तो निकलेगा, मल्टीप्लाई करके दोनों की 2, तो 2 रिफ्लेक्ट हो गया, और 4 का आधा भाग ट्रांसमिट हो गया, कितना 2, ऐसे। तो जितना पार्ट होता है उससे मल्टीप्लाई तो करते हो, आधा भाग है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/3 पार्ट होता है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते। इसलिए मैंने कहा ए था एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का, उसका आर पार्ट तो क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट, तो ए आर पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ए आर पोर्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, और ए का टी पार्ट यानी ए टी क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। अब देखो विशेष बात, यहाँ पे लगा दिया मिरर, तो मिरर से ये
दोबारा आएगा टकरा के वापस, और फिर यहाँ से यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे आके फिर वही दो काम होने हैं। कौन कौन से? एक बार तो रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। वापस आ गई ना किरण रे, तो पहले रिफ्लेक्शन करा लो। रिफ्लेक्शन देखो इस सारे का होगा रिफ्लेक्शन, तो इस सारे का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा? आर पार्ट। तो इस सारे का है ना आके आर पार्ट, ए आर का आर पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट आर है। कब? जब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में तो जा रही थी, तो आर ही रहेगा। इस ए आर का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ए आर इंटू आर। और इस ए आर का कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा? तो ए आर इंटू टी। समझ गए कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ? देखो सीधे आनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंड करा लो। ठीक है जी, तो कितना पार्ट ए आर का? टी पार्ट क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया। क्लियर है? इसकी बात खत्म हुई है ना। अब जो लाइट रे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे, वो भी तो मिरर से टकरा के वापस जाएगी। तो देखो ये भी वापस चली, तो वापस चलेगी तो फिर दो काम होंगे। क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। अब देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, मीडियम पलट गया, अब इधर को जा रही है उल्टी, डेंसर से रेयर में। तो ए टी का कितने पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा? तो कितने का होगा? आर डैश का। जब डेंसर से रेयर में जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश है। तो ए टी के है ना, ए टी के आर डैश पार्ट का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इस ए टी के टी डैश पार्ट का क्या होगा? ट्रांसमिशन। ए टी के टी डैश पार्ट का क्या होगा? ट्रांसमिशन। बताओ समझ में आई? बस यही चीज़ समझने की थी, है ना। ए टी के आर डैश पार्ट का रिफ्लेक्शन हो गया और टी डैश पार्ट का ट्रांसमिशन हो गया, तो ए टी इंटू टी डैश। ठीक है, और ये डैश डैश क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, आप उस तरफ जा रहे हो। ठीक है, इसलिए डैश वाली टर्म आएगी। क्लियर है? ये सारी चीज़ आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब बस कुछ नहीं करना, इसका प्रूफ करेंगे, डायग्राम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज सब मैंने बताई दी आपको, कौन चीज़ क्या क्या है। देखो देखो एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, फ्रॉम द डायग्राम, है ना, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। इट इज क्लियर। देखो क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि ए पार्ट आ रहा था, है ना, और देखो जा कितना पार्ट रहा है? तो देखो आने वाला तो ए पार्ट है ये, और जाने वाले ये दोनों हैं। देखो ये ए है और ये है, तो ये क्या है? जाने वाले, और आने वाला जो नीचे को है वो ए है। तो आने वाला जितना आया उतना ही तो जाएगा वापस, तो इसका मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो ए बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के। आने वाला ए है और जाने वाला है ए आर, आर प्लस ए टी टी डैश। ठीक है जी, तो दोनों मैंने बराबर कर दिए। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश, ए कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर डायग्राम से फिर दोबारा, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट देखो क्या क्लियर है, ध्यान सुनो, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये जा रही है तो जाने वाले कितने हैं? ए आर टी प्लस ए टी आर डैश, और बराबर देखो जाने वाले हैं कितने? ये दोनों, और आने वाला तो कुछ है ही नहीं, आने वाला कुछ नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा? वो 0। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है? ए आर। ठीक है जी, क्या कॉमन आ रहा है? ए आर, बल्कि ए आर नहीं ए टी कॉमन आएगा।
80 कॉमन आया तो कितना बचा, r प्लस r डैश बराबर 0। 80 को 0 के अपोनेंट पहुँचा दो, r बराबर r प्लस r डैश कितना आया 0, तो r बराबर क्या आया r डैश, यानी कि r डैश बराबर क्या आया r। हाँ माइनस भी तो आएगा, r डैश बराबर क्या आया माइनस के r, है ना। तो r डैश बराबर माइनस r आने का मतलब पता क्या है, r डैश तब है कोएफिशिएंट, ठीक है, कब, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हो, है ना। और r कब है, जब रेयर से डेंसर में जा रहे हो। इसका मतलब माइनस आ रहा है कोएफिशिएंट में, इसका मतलब है फेज पलट गई, ठीक है। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है, यही वाली बात। तो हैंस करके लिख दियो, हैंस ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखो r डैश कब है, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ तब r डैश आया मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो क्लियर है, ये लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो तब इसकी फेज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये लिखना है आपको, द फेज ऑफ द वेव चेंजेस थ्रू 180 डिग्री, या द फेज ऑफ द वेव रिवर्सेस, ठीक है। यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है। तो ये आपका स्टोक्स लॉ था, कंप्लीट होता है। आप इस यहाँ तक नोट कीजिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके फिर, है ना, यूनिट कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टोक्स लॉ था, इसके डायग्राम में ही बस थोड़ी समझने की बात थी, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आइए इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है जो रह गया था आपका, तो मैं उस लेक्चर के साथ ही इसे, है ना, ऐड कर देता हूँ, तो एक ही लेक्चर हो जाएगा फिर आपका। देखो मैंने स्टोक्स लॉ कराया आपको, है ना, तो स्टोक्स लॉ के बाद एक हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। हालांकि ये क्वेश्चन, ये रिलेशन आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसकी 4th यूनिट वेव मोशन में भी था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हेडिंग है आपकी रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी। देखो वेव वेलोसिटी को आप फेज वेलोसिटी भी कह सकते हो, ठीक है जी। हिंदी में कहेंगे तरंग गति, ये तरंग वेग, तरंग का वेग, ठीक है। और आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी है उसे कहते हैं आप समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी, GROUP। ग्रुप वेलोसिटी है आपकी समूह वेग। तो ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन, या आप ऐसे कह दो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन। कला वेग कहते हैं फेज को, है ना, फेज वेलोसिटी को, और वेव वेलोसिटी यानी तरंग वेग, और ये है समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होती है, वेव वेलोसिटी तो नाम से क्लियर है, किसी मीडियम में कोई वेव जितनी भी वेलोसिटी से चलती है उसे आप वेव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है जी। और ग्रुप वेलोसिटी, जब वेव का सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, और उनके मिलने से एक वेव बनती है बड़ी, सभी वेव के सुपरपोजिशन से, उसे आप ग्रुप वेव कहते हैं। और ग्रुप वेव किसी मीडियम में जितनी भी वेलोसिटी से चलती है उसे आप ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो रिलेशन हमें करना है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है जी। हम जानते हैं, सबसे पहले वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वो होती है आपकी वीपी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। और के क्या है, के है आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है जी, प्रोपगेशन कांस्टेंट, यानी कि इसे कहते हैं संचरण नियतांक, ठीक है जी, संचरण नियतांक, ठीक है जी।
हिंदी में कहते हैं संचरण नियतांक। किसी तरंग का संचरण नियतांक होता है। और देखो एक होती है ग्रुप वेलोसिटी, तो एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक तो है वेव वेलोसिटी और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को आप वीजी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है जी। आप ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो वीजी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो, डी अपॉन डी के, ओमेगा की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगी, वी पी इंटू के, ठीक है जी। और इसका डिफरेंशियल कर दो के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डी के अपॉन डी के प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। डी के अपॉन डी के 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर देख लो, तो वी जी बराबर हो जाएगा वी पी डी के, तो 1 हो गया, डी के अपॉन डी के इंटू डी वी पी अपॉन डी के, ठीक है जी। तो ये रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी के बीच, ठीक है जी। तो नीचे लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, बल्कि थोड़ा सा और आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो के की टर्म में है, लैम्डा की टर्म में भी आप कर सकते हो इसे, ये रिलेशन ये तो है ही। आओ लैम्डा की टर्म में कर लें, तो के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दो, के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा, डी वी पी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। वी जी बराबर वी पी प्लस, देखो 2 पाई बाहर आ जाएगा, है ना, और ये बचेगा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा की पावर -1, लैम्डा को ऊपर ले जाएं तो 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और डी का मतलब डिफरेंशियल है ना, लैम्डा की पावर -1 का डिफरेंशियल करना है, ठीक है जी। चलो तो देखो यहाँ लिख लेते हैं वी जी प्लस 1 अपॉन लैम्डा, डी वी पी एज इट इज रहेगा, और जब इसका करोगे तो -1 लैम्डा की पावर -1 -2 हो जाएगी, और फिर लैम्डा का करा, अभी तो लैम्डा की पावर -1 का करा है, अब लैम्डा का कर दिया, ठीक है, डी लैम्डा हो गया। तो कितना आ जाएगा, कहाँ लिखूँ, इधर दिखेगा, तो वी जी बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, वी जी बराबर वी पी, और ये माइनस बीच में आएगा, ठीक है जी। लैम्डा ऊपर जाएगा +2 पावर हो जाएगी, एक लैम्डा कट जाएगा, तो बीच में आएगा माइनस का लैम्डा, और ये है डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रुप, बल्कि ऐसे लिखना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। 4 तो किसके लिए है, डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है, ठीक है जी। कौन से मीडियम के लिए, डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, ठीक है जी। डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए करा, अब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, या पहले आप नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की डेफिनेशन लिख लो, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है। तो ये तो डिस्पर्सिव मीडियम था, अब हम लिखेंगे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, देखो ऐसा मीडियम जिसमें जो वेव वेलोसिटी है या फेज वेलोसिटी वीपी है वो वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और जिसमें डिपेंड करती है उस मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। तो यहाँ डी वी पी अपॉन डी लैम्डा है ना, डिपेंड माने डी वी पी अपॉन डी लैम्डा 0 नहीं है, इसका मतलब है वेव वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, तो ये है डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम हिंदी में कहेंगे, और वो है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जिसमें वेवलेंथ पर डिपेंड ना करे क्या,
वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। तो आप एक काम करो, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की डेफिनेशन लिख लो। नेक्स्ट लाइन में लिखो द मीडियम इन विच वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, ठीक है, कॉमा लगाओ, इज नोन एज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, यानी वह माध्यम जिसमें तरंग वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, है ना, माध्यम कहलाता है, ठीक है जी। या परिक्षेपण, ठीक है, परिक्षेपण तो उसके लिए था, डिस्पर्सिव के लिए तो अपरिक्षेपण आ जाएगा, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे हिंदी के रूप में। तो क्लियर है, तो ये मैंने बताया डिस्पर्सिव मीडियम के लिए तो ये है फॉर्मूला। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो वीपी है वो लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, तो दैट इज लिखना फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए क्या आएगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आएगा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि वी पी डिपेंड नहीं कर रहा है लैम्डा पे, तो लैम्डा के सापेक्ष लैम्डा के रेस्पेक्ट में वो चेंज भी नहीं हो रहा, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, तो चेंज कहाँ से होगा, लैम्डा के बदलने पर वी पी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब चेंज इन वी पी विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डी वी पी अपॉन डी लैम्डा कितना होगा, जीरो, यहाँ रखो। सो वी जी किसके बराबर आएगा, वी पी के बराबर आएगा, ठीक है। तो लिख देना हैंस फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कर लेते हैं इस यूनिट में, ठीक है जी। तो आप देखें, ठीक है जी, तो इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो मैंने स्टोक्स लॉ कराया, ठीक है, और एक अब ये कराया, कौन सा, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। देखो एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। आपको पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू निकालनी है एट द सरफेस ऑफ सन, कहाँ पे, सन के सरफेस पर। कह रहा है इफ़ द पावर रेडिएटेड बाय द सन, जो सन के द्वारा पावर उत्सर्जित होती है, रेडिएटेड होती है, वो दे रखी है 3.8 इंटू 10⁻26 वाट। कह रहा है व्हाइल द रेडियस ऑफ द सन, सन की जो रेडियस है वो दे रखी है r 7 इंटू 10⁸ मीटर। क्लियर है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, डेरिवेशन कराया था। देन पॉइंटिंग वेक्टर क्या था फॉर्मूला, s बराबर था 1/a du/dt, ठीक है जी। तो s बराबर क्या होता है, 1/a du/dt। और देखो du/dt जो है यानी एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। एनर्जी अपॉन टाइम तो पावर होता है ना, तो ये पावर हो जाएगा। तो s का फॉर्मूला आ जाएगा P/A, ये तो P बन गया, और P आपके पास है वॉट में, A, हाँ A निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, सन है, सन तो सन तो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है जी। स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। P भी है आपके पास, पाई की वैल्यू आप जानते हो, R की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। S की यूनिट क्या होगी, इसकी तो वॉट है पावर की, और एरिया की है मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर लिख लो, कैलकुलेशन आप खुद करना, बाकी PDF नोट्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है जी। ये आंसर आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इस न्यूमेरिकल को आप कर लेंगे, आसान सा न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी।
इसके बाद देखो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और आपके सामने होगा, पढ़ो। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आप निकालनी है फॉर ए 100 वोट लैम्प। तो P दे रखा है 100 वोट पावर है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है जी, डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो R बराबर 1 मीटर। क्लियर है। क्या कहा आपसे, कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। तो आसान है ये भी बहुत, देखो कैसे, लैंप है कोई, है ना, मान लो यही लैंप है, ठीक है, कैसी मान लो, तो ये चारों तरफ लाइट देगा या नहीं, चारों तरफ लाइट देगा। कितनी डिस्टेंस तक, 1 मीटर तक चारों तरफ। ठीक है, तो चारों तरफ का एरिया मिल जाए। और ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ क्या है, जैसे यहाँ लैंप रखा है तो चारों तरफ स्फेरिकल एरिया बन रहा है, रीजन बन रहा है नहीं, गोलाकार। तो ये वाला एरिया में ये क्या दे रहा है, लाइट देगा, लैंप है ना। तो ये क्या है, स्फेयर, गोला। तो क्या आ जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर ऐसे निकालना है, आप फॉर्मूला जानते हो, P/A अभी तो लगाया, और A बराबर क्या आ जाएगा, स्फेरिकल एरिया है, तो 4πr²। ठीक है जी। तो R दे रखा है, P दे रखा है, पाई की वैल्यू आप जानते हो। आंसर लिख लो, आंसर आ जाएगा 7.958 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसे आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, यूनिट आपकी कंप्लीट होती है इसी के साथ। ठीक है जी, और इसके साथ ही आपकी ये बुक भी कंप्लीट होती है। ठीक है जी। अब आप जो भी टॉपिक चाहते हैं कि कोई टॉपिक छूट गया हो आपके अनुसार, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप चाहते हैं कि MCQs की सीरीज स्टार्ट की जाए या क्या स्टार्ट किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपकी यूनिट ये वाली 4th और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बुक है आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है जी। और बाकी जो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर वाला जो पार्ट है आपका, पार्ट B, वो आपकी पेड बैच में रखी गई है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।